हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। हम लोग जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए बैच स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट का पहला चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला किया था। और ये जो चैप्टर का डिवीज़न है वो हमने अपने सुविधा अनुसार बनाया है, जिसमें कि आपको पहले ही डेमो लेक्चर में बता दिया गया था कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस यूनिट को पढ़ाने के लिए, या फिर हर यूनिट के लिए हम यही फॉलो किया करेंगे। तो उसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हम लोगों ने देखा, उसमें उस पर बेस्ड प्रॉब्लम उसकी थ्योरी क्या इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखा था डिटेल में। अब इसके बाद हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने किरचॉफ्स का जो दो लॉज है, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, और इलेक्ट्रिक सेल का जो कॉम्बिनेशन है सीरीज पैरेलल और उसकी मिक्स्ड ग्रुपिंग देखी थी। और उसमें किस तरीके से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन आया था वो देखा था। और आपका हमने दूसरे डेमो लेक्चर 2 में ही बताया था किरचॉफ्स लॉ वाले में कि किस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक सेल पे बेस्ड प्रॉब्लम आती है। तो अभी जो कैंडिडेट नए हैं इस चैनल पे, तो वो अब जाके प्रीवियस वीडियोस भी देख लेंगे, तब उन्हें चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। और जो अभी एडमिशन नहीं लिए हैं तो वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले ले अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज उन्हें प्रॉब्लम होगी बाकी चीज़ें कवर अप करने में, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट थ्योरी पार्ट करने के बाद न्यूमेरिकल पोर्शन भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। तो इस वजह से अब उनको ज़्यादा सुविधा होगी जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अदरवाइज जो जुड़ेंगे बाद में उन्हें फिर प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो आइए अब हम इस किरचॉफ्स लॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले चैप्टर्स में आगे बढ़ते हैं। और इसमें अब आपका नेक्स्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर्स ब्रिज है, देन पोटेंशियोमीटर है। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका जस्ट एक अरेंजमेंट है रजिस्टर्स का, या कहिए कम्बिनेशन, रजिस्टर के कम्बिनेशन का एक अरेंजमेंट है, जिसको व्हीटस्टोन नाम साइंटिस्ट ने दिया था। और ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने एक अरेंजमेंट सजेस्ट किया था कि इस अरेंजमेंट के थ्रू हम किसी भी अननोन रजिस्टर के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से था। ये आपका एक रजिस्टर यहाँ पे एक्चुअली पी क्यू आर एस ही ले लेते हैं, क्योंकि आपका बुक में ये दिया हुआ है, जनरली पी क्यू आर एस ही लेते हैं, हम भी ये ही ले लेते हैं। आपका ये मान लीजिए आपका कोई टर्मिनल, ये आपका यहाँ पे पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी और ये डी है। और इसका जो मिडिल पॉइंट है वो कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। और एक यहाँ पे की है जिसे हम नाम दे देते हैं K1। और आपका इसको जोड़ दिया गया है एक सेल से, और एक यहाँ पे और की है जो कि K2 कह ले। इस तरीके से कुछ आपका अरेंजमेंट है। ये आपका पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव। अब जाहिर सी बात है ये बड़ा इसको जो मतलब इसको बड़े टर्मिनल से दिखाया गया है तो वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इट मीन्स करंट आपकी फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे करंट आकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, I1 और I2 में फ्लो करती है। अब ये अगर हम रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसे हम P ले लेते हैं, और इसे Q ले लेते हैं, और इसे R ले लेते हैं, और इसे S ले लेते हैं। तो उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि ये कॉम्बिनेशन आपका ऐसा है कि जिसके थ्रू हम किसी अननोन रजिस्टर के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे तो अभी हमें पता है कि ये क्या है, Q है, ऐसा हमने अज्यूम किया हुआ है। तब उस केस में देखिए कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। किसके वैल्यू के लिए? इस BD के पोटेंशियल के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। एक्चुअली होता क्या है, जब आपकी करंट I इसमें फ्लो हो रही होगी तो I1 करंट इसमें फ्लो होगी, I2 करंट इसमें फ्लो हो रही होगी। बट आपका यही I1 करंट यहाँ अगेन आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता। ये फिर क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे I1 डैश I2 डैश यहाँ पे हो जाता। बट अगर यहाँ पे पोटेंशियल B और D के क्रॉस अगर सेम है, आपको पता है पोटेंशियल अगर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी आपकी करंट फ्लो करती है। अदरवाइज अगर पोटेंशियल क्रॉस पॉइंट B एंड D अगर आपका सेम रहेगा तो उस केस में आपका जो है करंट इस टर्मिनल में नहीं फ्लो करेगी। इट मीन्स जो करंट
जो अक्रॉस BD जो सर्किट के अक्रॉस करंट होगी वो 0 होगी। कब? जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट B एंड D क्या होगा? 0 होगा। अदरवाइज करंट यहाँ पे फ्लो कर रही होगी। तो हम वो केस लेके चलते हैं व्हेन पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट BD इज 0, दैट मीन्स इफ VBD इज इक्वल्स टू 0, देन अब हम इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ। देन आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है। हमने आपको डेमो लेक्चर 1 में ही बताया था कि किस तरीके से आपका किरचॉफ्स लॉ डिफाइन है और उसको किस तरीके से हम उसके लिए जो सर्किट इक्वेशन है किस तरीके से लिखी जानी है अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है किसी क्लोज्ड सर्किट लूप में तब। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम एक साइकिल चूज करते हैं, वो आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने एक इस वाले लूप में ये कहिए कि हम इन ट्रायंगल कह लें या इन क्लोज्ड सर्किट ABDA, इसमें अगर हम देखें किरचॉफ लॉ से तो यहाँ पे हमें क्या मिलना है। हमने एक साइकिल कंसिडर, इसे हम एक कह ले, एक इसे लूप 1 कह ले, इसे 2 कह ले, तो ये आपका 1 के लिए है। तो अब इसमें 1 में आपने जो साइकिल चूज की है वो क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज में क्या खास बात है कि आप मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I1 which flows through the resistor having resistance value P। इट मीन्स आपका यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो वो क्या हो जाएगा इस केस में आपका I1P, और यहाँ पे आप किसके डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं I2 के, चूंकि आप क्लॉकवाइज चूज किए हैं ना, तो यहाँ पे तो भाई डायरेक्शन में है बट यहाँ पे अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से आपका ये -I2 हो जाएगा और टाइम्स R और इक्वल्स टू 0। चूंकि यहाँ पे आपका पोटेंशियल करंट यहाँ पे कोई फ्लो नहीं कर रही है उस केस में, तो इस केस में आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। दैट मीन्स आपको मिल गया I1P इक्वल्स टू I2R। ये आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया क्लोज्ड लूप 1 के लिए। इसी तरीके से अगर हम देखें आपका इस वाले लूप में, तो ये हो जाएगा BCD अगेन, तो इसमें ये BCD और फिर आपका B है जो कि आपका क्लोज लूप 2 है। तो उसमें देखें कि आपको क्या मिलेगा बाई किरचॉफ्स लॉ। इसमें हमने इस तरीके से चूज किया है, तो अगर इसमें करंट कुछ मतलब फ्लो नहीं हो रही है तो वही I1 अमाउंट ऑफ करंट आर्म BC में ही फ्लो कर जाएगा जो कि AB में फ्लो कर रहा था, और वही I2 अमाउंट ऑफ करंट DC में फ्लो कर जाएगा जो कि AD में फ्लो कर रहा था। तो ये बात होगी। अब हमने यहाँ पे साइकिल चूज किया है, क्लॉकवाइज यहाँ पे चूज किया है, अब एंटी क्लॉकवाइज भी चूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट की मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, अगर अपोजिट मूव कर रहे होंगे तो वहाँ पे निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें हिसाब में हम डायरेक्शन ऑफ मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इस किस रजिस्टर के लिए जिसका कि रेजिस्टेंस वैल्यू Q है। इट मीन्स आपका यहाँ पे आ जाएगा I1 टाइम्स Q इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस यहाँ पे I2 टाइम्स S, ये हो जाएगा I2 टाइम्स S इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपको मिल जाएगा I1 Q इक्वल्स टू I2 S। ये आपका इक्वेशन हो गया 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये सिंपल सी चीज आपको मिल जाएगी जो कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। ये यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा P/Q इक्वल्स टू R/S। ये आपका है जो व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन है। अब इसी पे बेस्ड आपको आगे के जो मतलब एप्लीकेशंस हैं, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अब इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन इसका याद रखिएगा, और एप्लीकेशन जो इसका होता है वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में होता है और आपका मीटर ब्रिज में होता है, मीटर सेतु जो आप इसे हिंदी में जानते हैं इसको इस नाम से, ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, ठीक है। और दूसरा इसका जो यूज होता है वो होता है मीटर ब्रिज में। तो इसके ये दो एप्लीकेशंस हो गए। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर एक्चुअली ये सब्जेक्टिव टाइप बेस्ड भी क्वेश्चन है आपको देना है जो कि मेंस के लिए होगा आपका सब्जेक्ट 1 के लिए, तो उस केस में आपका इसकी थ्योरी भी आ सकती है। तो आपको इसको जस्ट एक्सप्लेन कर देना है कि किस तरीके से आप ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है। जस्ट आपको बताना है कंसीडर 4 रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S, and
this arrangement is connected through a battery E, and when current I flows through this circuit, then at a point A, this current I will divided into two parts, I1 and I2. इस तरीके से आप बता देंगे कि अगर यहाँ पे if the potential difference across point BD is equals, आ रही है, कहिए कि 0 अगर है, तो इसका मतलब ये भी होता है एक्चुअली, ये आप यू कहिए VB इक्वल्स टू VD, ये चीज भी है। तो चाहे आप बी डी इक्वल टू 0 रखिए, लिखिए एक्चुअली, इससे चाहे आप डेल्टा वी डी लिख दीजिए, जस्ट ये आपके मतलब नोटेशन की बात है, तो ये चीज़ होती है। तो अगर ये हो रहा है तो I1 भी इस करंट इस आर्म में भी I1 फ्लो करेगी, इस आर्म में भी I2, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप ये सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन मेंस के लिए आता है तो कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा तो वो इस केस में आपका अरेंजमेंट ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, समटाइम्स वो आपको जो अरेंजमेंट है इसको हम स्टेच करें तो आपका कुछ इस तरीके से मतलब अरेंजमेंट आएगा, जो कि ये आपका जिस तरीके से है पैरेललोग्राम के थ्रू इस तरीके से ना होकर के कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। बट अगर आपका वो रेशियो ही अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन को दैट मीन्स व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। उस केस में आप कोई भी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना होगा तो वो आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से बाय अप्लाइंग दिस लॉ व्हीट स्टोन ब्रिज का जो ये है। और दूसरा जो क्वेश्चन इससे बनेगा वो ऑब्जेक्टिव भाई इसका एप्लीकेशन क्या है, या यूं पूछ सकते हैं पोटेंशियल ये मीटर ब्रिज इज एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेना, ये कह देगा गैलरीमीटर कह दिया, व्हीट स्टोन ब्रिज कह दिया, या आपका पोटेंशियोमीटर कह दिया, तो आपको बताना है कौन सा ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज पे काम करता है, आपका क्या मीटर ब्रिज। तो ये हुई बात आपकी व्हीट स्टोन ब्रिज की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं, आप सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन कर सकते, इस पे बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करने चल रहे हैं मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज क्या है एक्चुअली, ये मीटर ब्रिज आपका क्या है कि एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम मतलब आपका पोटेंशियल किसी के या यूं कहिए तो उसमें भी हम लोग अननोन रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी तरीके से अगर आपको मतलब लेंथ पता है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हम बता सकते हैं। ये मीटर ब्रिज का कुछ अरेंजमेंट ये इस तरीके से है, और मीटर ब्रिज पे भी काफी प्रॉब्लम्स आई हुई है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। हमने आपको पहले लेक्चर में ही बताया कि इलेक्ट्रिक सेल, मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज, इस पे बेस्ड ढेर सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में। तो अब हम बात करते हैं मीटर ब्रिज की आपके। जो मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। मीटर ब्रिज एक्चुअली इसका नाम जो मीटर है, मीटर के नाम से यहाँ पे क्लियर है कि एक्चुअली जो आपका वायर की लेंथ ली जाती है वो इस केस में मीटर ली जाती है। 1 मीटर मीन्स आप 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड आपका ये फार्मूला यहाँ पे डिराइव होगा जो आप अभी देखेंगे यहाँ पे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस कि आपको केयरफुली करना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है आप जल्दबाजी में गलत हो जाती है प्रॉब्लम्स इसको करने में, और इसमें कुछ खास बात है नहीं। अब इस पे बेस्ड हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस पे बेस्ड प्रॉब्लम भी कराएंगे। ये आपका अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपका मान लीजिए रजिस्टर है जिसका की रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पे आपका कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है S। ठीक है, और ये कनेक्टेड है विद द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, और हम यू कहें कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, और एक्चुअली ये गैल्वेनोमीटर भी आपको पढ़ना है, और उसी के हेल्प से कैसे हम मीटर बना सकते हैं, कैसे हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो वो भी आपको पढ़ना है। वो उस पर भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में। और यहाँ पे एक सन है आपका। ठीक है, और एक्चुअली होता क्या है, जब हम इस वायर पे इसे स्लाइड करेंगे आपका गैल्वेनोमीटर के इस वाले टर्मिनल को, तो आपका ये रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी कर रही होगी, और आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इसमें डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा होगा, वो पॉइंट आपका कहलाता है नल पॉइंट कहलाएगा। ये क्या है, अब ये चीज आपकी इन सेंटीमीटर है।
ठीक है, तब ये चीज है। अगर ये मीटर होता तो उसके इसमें यल जस्ट 1 माइनस एल हो जाता। तो अब ये चीज आपकी, हाँ, और इसको किससे कनेक्ट किया गया था, एक आपका ये करंट कंट्रोलर है आपका। ये कुछ इस तरीके से था आपका अरेंजमेंट। अब ये मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका, उस पे व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। और व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। यहाँ पे आपका R बाई एस ये दिया हुआ है रजिस्टर, जिसके रेजिस्टेंस R और S है। और एक चीज और आपको पता है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो किस तरीके से इस पर डिपेंड करती है, रो एल बाई ए। दैट मीन्स आपका आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल की। तो यही चीज यहाँ पे भी होगी, जो आपका रेजिस्टेंस है वो इस केस में एल के प्रोपोर्शनल है। सॉरी, ये आपका जो रजिस्टर की जो वैल्यूज है रेजिस्टेंस आर, वो किस तरीके से प्रोपोर्शनल है इसके एल के। दैट मीन्स इस केस में, और ये यू कहिए कि एक्चुअली आर क्यू आर एस है, तो इस केस में ये पी होगा। क्योंकि आपका ये चीज आपको अब पता है बाई सिंस वी नो फ्रॉम व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। एक्चुअली अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस P होना है वो क्या होगा, P विल बी प्रोपोर्शनल टू L। एक्चुअली P क्या है, रेजिस्टेंस है किसके, इस टर्मिनल के क्रॉस। इसे हम पॉइंट दे दे ए बी है, और आपका ये लास्ट का C है। ए बी आपका कितना है, L लेंथ का है। और ए बी की रेजिस्टेंस वैल्यू अगर हम P कह ले, एक्चुअली आपको ये चीज ये रिलेशन पता है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो ए क्या है आपका, एरिया क्रॉस सेक्शन किसका, वायर का। एल क्या है, लेंथ है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन अगर यूनिफॉर्म हमने ले लिया है, तो उस केस में हम ये देखें कि आर आपका किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बाय रेजिस्टिविटी तो आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यू कहें कि एल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हमने यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया है या यूनिफॉर्म ले लिया, उस केस में भी आप ये चीज लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर आपका पी प्रोपोर्शनल टू एल है, दैट मीन्स हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लें, या चलिए रो ही ले लेते हैं। और आपका क्यू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्यू आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा देन 100 माइनस एल के टाइम्स ऑफ रो। तो अब हम व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से देखें, ये आपका अगर 1 कह ले और ये आपके रिलेशन 2 कह ले, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिल जाना है, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा R बाई एस इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये सिंपल सा रिलेशन आपको मिल गया, वेयर एल इज इन सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो इन सेंटीमीटर। क्योंकि रेशियो है तो यूनिट सेम रहनी है ना, तभी वो आपका रेशियो मतलब ठीक रहेगा। तो ये चीज हो गई मीटर ब्रिज के लिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एग्जाम में आपको एक्चुअली ये आर और एस की वैल्यू दी रहती है, और वो आपको नल पॉइंट या मतलब फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे। एक्चुअली जो नल पॉइंट होता है वो आपका एक्चुअली जो है, आपका नल पॉइंट आपका क्या होगा, एक एल भी होगा। सपोज मान लीजिए आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसको आपको बताना होता है कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ए। ये गड़बड़ हो जाती है, फ्रॉम पॉइंट ए या फ्रॉम लेफ्ट साइड, जो भी आपका क्वेश्चन में अगर उन्होंने क्लियर किया है तब, अदरवाइज आप एल ही लिखेंगे। अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है, वो बी सी साइड से पूछ रहे होते, तब वहां पे हमें एल नहीं बताना होता, वहां पे हमें 100 माइनस एल बताना होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी इस तरीके की प्रॉब्लम आया करती थी, और काफी सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां कर जाते थे। क्योंकि इसमें जस्ट उन्हें पता है, फार्मूला भी याद रहता है, बट क्वेश्चन की जल्दबाजी में या फिर उन्हें समझ नहीं होती, तो वो इस वजह से गलती कर जाते। तो जब आपको वो पूछेगा फ्रॉम राइट साइड पूछेगा, या फिर आपको सी पॉइंट से पूछेगा, या उन्होंने अगर फिगर दे रखा है तब तो क्लियर है, अगर उन्होंने नहीं दिया तो लेफ्ट साइड और राइट साइड ध्यान रखिएगा। तब उस केस में आपका 100 माइनस एल कितना जाना है, 95 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रॉम सी साइड, या कहिए कि फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम सी या फिर फ्रॉम राइट साइड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसी पे बेस्ड आपका एक 2010 में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि आपका मीटर ब्रिज पे ही बेस्ड था। अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था आपका मीटर ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चंस।
ठीक है, जो कि आपका पीजीटी 2010 में आया हुआ है। अब ये आगे न्यूमेरिकल हम लोग और करेंगे। अभी चूंकि मीटर बीच अभी जस्ट हमने आपको कराया, तो देख लीजिए कि इस पे बेस्ड कैसी प्रॉब्लम आई हुई है, और उसके बाद हम लोग आगे पोटेंशियोमीटर करेंगे, एंड देन पोटेंशियोमीटर का जो एप्लीकेशंस है वो देख लेंगे। फिर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, फिर आगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लेंगे। और इसी तरीके से देख लेते हैं आपका एक क्वेश्चन जो कि आपका आया हुआ है पीजीटी 2010 में। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 पीजीटी, ये आपका आया है 2010। यहाँ पे क्या है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 5 ohm is connected to the left gap। एक्चुअली जिसके थ्योरी क्लियर है तो उसके सामने तो पूरी पिक्चर आ जाएगी मीटर बीज की। अगर जिन्होंने जस्ट फार्मूला पढ़ा है, फार्मूले पढ़ के कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो तो वो बेटर होगा। टू द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज की बात है तो ये अंडरस्टूड है कि आपके जो वायर की लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohm in the other gap, the position of balancing point is, the position of balancing point आपका ऑप्शन था 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका कुछ दिया हुआ था, आर की वैल्यू और एस की वैल्यू, लेफ्ट और राइट उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है। इट मीन्स आपका इन्होंने दे रखा था, आर दिया था 5 ओम, और आपका एस जो है वो कितना है 15 ओम। ठीक है, अब आपको क्या बताना था, एल की वैल्यू बतानी थी, और आप फॉर मीटर बीज वी नो फॉर एक्चुअली बैलेंसिंग पॉइंट, फॉर बैलेंसिंग पॉइंट आर आपका ये नल पॉइंट, फॉर बैलेंसिंग पॉइंट, और बैलेंसिंग पॉइंट के लिए क्या बात होनी चाहिए, आर बाई एस इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल, जहाँ पे एल क्या है आपका इन सेंटीमीटर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उस केस में आप अगर यहाँ पे वैल्यूज लग दीजिए तो आपको क्या मिल जाना है, ये हो जाएगा 5/15, दैट मीन्स 1/3, तो ये आपका हो जाएगा 3L इक्वल टू 100 माइनस एल, ये आपका आ गया 4L इक्वल टू 100, तो ये यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। एक्चुअली आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड से उन्होंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ 15 ओम इन द अदर गैप, द पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट इज। तो इस तरीके से आपका एल आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस में मतलब ये साइड ही जस्ट क्लियर किया है कि किस साइड से आपको चाहिए बैलेंसिंग पॉइंट। अब मतलब राइट साइड से भी बता सकते हैं तो लेफ्ट साइड से, तो इस तरीके से अगर आपका नहीं दिया रहेगा उस केस में तो आप एल ही लिखेंगे और वो आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पे बेस्ड हम लोग ढेर सारी प्रॉब्लम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। उसके पहले हम लोग पोटेंशियोमीटर और जो भी थीरीज है इस चैप्टर की वो कर लेंगे। तो अभी के लिए अब जो भी कैंडिडेट्स अभी नए हैं इस चैनल पे और उनको इसके जीआईसी लेक्चर फिजिक्स की तैयारी करनी है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हैं, किसी को भी हेल्प मिल सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी आप एडमिशन लीजिए, अदरवाइज आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो प्रॉबेबली आपका मई में होना है। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।